नमस्ते। मैं लक्ष्मी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। आज का मेरा यह वीडियो विशेष रूप से चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में गोदान उपन्यास, जो प्रेमचंद की बहुचर्चित उपन्यास है, उसे उन्हें पढ़ना है। तो गोदान उपन्यास के कथा वस्तु का आधार बनाकर ही मैं आज का यह वीडियो लेकर आई हूँ। गोदान उपन्यास से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको जानने के लिए, समझने के लिए पहले हमें प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है उस के कथा वस्तु को जानना या उसके सारांश को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हम गोदान के कथा वस्तु से परिचित नहीं होंगे तो उनके किसी प्रश्नों का भी हम उत्तर सही नहीं दे सकते हैं। हालांकि प्रेमचंद का गोदान उपन्यास जो है वो काफ़ी विस्तृत फलक पर लिखा गया है और उसे हम इस तरह इस वीडियो में मैं बना के नहीं ला सकती हूँ, इसलिए मैंने गोदान उपन्यास के सारांश को ही मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगी, ताकि कम से कम उसकी जो कहानी है उससे आप परिचित हो सके। तो प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास में कृषक जीवन के बारे में विस्तृत रूप से इसमें चर्चा की है। और एक होरी नाम का एक किसान रहता है, तो उस होरी किसान को ही आधार बनाकर उसके जीवन के कटु अनुभवों का यहाँ पर इस उपन्यास में उन्होंने उसका वर्णन किया है। तो प्रेमचंद जो है वो यथार्थवादी उपन्यासकार है, क्योंकि यथार्थ को उन्होंने अपने उपन्यास में स्थान दिया है। और प्रेमचंद के आगमन से हिंदी उपन्यास में एक नए युग का भी प्रारंभ होता है, बल्कि यदि हम कहते हैं तो वास्तविक अर्थ में ही उपन्यास युग का आरंभ होता है। उपन्यास साहित्य की सृष्टि जिस उद्देश्य को लेकर हुई थी वह उद्देश्य जो है वो प्रेमचंद के पहले के जो उपन्यास थे उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो पाई थी। तो प्रेमचंद के उपन्यास की जो सबसे खास विशेषता है वो है यथार्थ की पकड़। यथार्थ जो है वो उनके उपन्यास में कूट कूट कर भरा हुआ है, और वो जो यथार्थ है वो सतह पर फैली हुई गंदगी नहीं है, बल्कि मानव जीवन के बुनियादी प्रश्न, उसके बाहरी तथा भीतरी परिस्थितिगत और मानसिक अंधकार में और प्रकाश, सभी प्रकार के सत्य जो है इसमें एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। उपन्यास के विषय में स्वयं प्रेमचंद ने यह स्वीकार किया है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्य को तौलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो मानव चरित्र जो है वो पूरी सृष्टि के केंद्र में है और यही परिस्थितियों द्वारा प्रभावित भी होता है। तो गोदान में शुद्ध यथार्थ का चित्रण किया गया है। उपन्यास के आरंभ से ही होरी, जो कि गोदान का मुख्य पात्र है, उसके जीवन में कटु यथार्थ का सामना करता है तथा जीवन के विभिन्न कोनों पर संघर्ष को सहता हुआ अंत में आर्थिक विषमता में अल्प आयु में ही वो मर जाता है। तो समाज के शोषक वर्ग किस प्रकार उस असहाय निर्बल प्राणी का शोषण करते हैं, और वो कृषक जो है समाज के ठेकेदारों के हर आदर्शों का पालन करता है तथा जेठ की कड़ी दोपहरी में जीविकोपार्जन करने के लिए उसे काम करना पड़ता है, और अंततः गर्मी में लू लगने के कारण अल्पायु में ही उसकी मौत हो जाती है। तो इस प्रकार प्रेमचंद इस उपन्यास में शुद्ध यथार्थवादी हो गए हैं। तो हम प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के सारांश को एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको इस उपन्यास को समझने में आसानी हो सके। तो अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर 2 गांव हैं, सेमरी और बेलारी। होरी बेलारी में रहता है और राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी में रहते हैं। खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता जो है वो लखनऊ में रहते हैं।
तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने हैं कि होरी कहाँ रहता है, तो होरी बेलारी में रहता है। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा जा सकता है। और राय साहब अमरपाल सिंह जो है वो कहाँ रहते हैं, तो वो रहते हैं सेमरी में। खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता जो है वो लखनऊ में रहते हैं। तो गोधान कहानी में जो कृषक जीवन है, यानी गांव का और शहर का, दोनों का ही इसमें कहानी जो है समांतर में चलती है। तो गोदान का प्रारंभ जो है सबसे पहले ग्रामीण परिवेश से होता है। धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बेलारी से सेमरी जाता है। उसे लगता है कि राय साहब से मिलते रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है। वह कहता है यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है। वह समझता है कि इनके पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है, इसलिए उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। जब वो जाते रहता है तो रास्ते में उसे पड़ोस के गांव का एक ग्वाला मिलता है। उसकी गायों को देखकर होरी के मन में भी एक गाय रखने की लालसा उत्पन्न होती है। तो वह विधुर भोला के मन में फिर से सगाई करा देने का लालच जो है वो देता है और भोला उसे 80 रुपए में गाय उधार ले जाने का आग्रह भी करता है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वो गाय को बेचना चाहता है क्योंकि उसके पास भूसा नहीं है, उसका बहुत ही अभाव है। लेकिन होरी की इंसानियत जो है उस समय जाग जाती है और होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय लेने को उचित ना मानकर वो इनकार कर देता है और वो गाय लेने से मना कर देता है। लेकिन वो भोला से ये वादा करता है कि वो उसे भूसा देगा और ये वादा करने के बाद वो सेमरी पहुंचता है। तो सेमरी में जब वो जाता है तो राय साहब जो है अपनी असुविधाओं को बताकर चाहते हैं कि होरी जो है टैक्स की वसूली में उसकी सहायता करे और होरी भी उनकी बातों में आ जाता है। इस समय एक आदमी आकर राय साहब को बताता है कि मजदूर बेगार करने से मना कर रहे हैं और ये सुनते ही राय साहब जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उन्हें हंटर से ठीक करने की बात कहकर उठकर चले जाते हैं। घर पर पहुंचकर होरी राय साहब की तारीफ करता है और बेटा जो है होरी का बेटा जो उसका नाम है गोबर, वो उन्हें रंगा सियार कहकर उनसे अपनी नफरत भी जाहिर करता है। उधर होरी बताता है कि उसने भोला को भूसा देने का वचन दिया है। यह सुनकर गोबर और धनिया उस पर बहुत बिगड़ते हैं। होरी जब बताता है कि भोला धनिया की बहुत प्रशंसा कर रहा था, तब धनिया कुछ नरम पड़ जाती है। भोला भूसा लेने आता है, तब धनिया 3 खोचे भूसा भरवाकर पति और बेटे को उसके घर तक भूसा पहुंचाने को कहती है। भोला के घर पर उसकी विधवा बेटी झुनिया है, उससे गोबर की मुलाकात होती है और दोनों के बीच परस्पर आकर्षण बढ़ता है। भोला होरी से दूसरे दिन गाय ले लेने को कहता है। दूसरे दिन गोबर भोला के घर से गाय लाता है। झुनिया उसे छोड़ने बेलारी के निकट तक आती है, फिर मिलने का वादा करके लौट जाती है। गाय जैसे ही होरी के घर में आती है, पूरे घर में एक आनंद की लहर उमड़ पड़ती है। गाय का भव्य स्वागत किया जाता है। गाय के लिए आंगन में नादी गाड़ी जाती है। गांव वाले आकर गाय के लक्षण और होरी की खुशकिस्मती की भी तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि केवल अलगोजा किए हुए उसके 2 भाई हीरा और शोभा ही नहीं आते हैं। इससे होरी को बहुत ही वो निंदा भी उसकी करता है। होरी धनिया को यह बताता है और धनिया यह सुनकर उससे झगड़ती भी है। तो सेमरी में राय साहब के घर में उत्सव है। उसमें धनुष्य नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। उत्सव के लिए होरी को 5 रुपये नजराना देना है और राय साहब के मेहमानों में गांव और शहर के लोग हैं। शहर के मेहमान हैं, कौन है देखिए शहर के मेहमान, बिजली पत्र के संपादक ओंकार नाथ, वकील तथा दलाल मिस्टर तनखा, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता, मिल मालिक के मिस्टर खैना, उसकी धर्म पत्नी कामिनी, उसका एक और नाम गोविंदी भी है, और डॉक्टर मिस मालती और मिर्जा खुर्शीद। तो वहां बातचीत में राय साहब जमींदारी प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं। डॉक्टर मेहता और राय साहब की कथनी और करनी के प्रति वे लोग व्यंग भी करते हैं। भोजन के समय मांस मंदिरा का स्थान छोड़कर ओंकार नाथ को भुलावे में डालकर शराब पिलवा दी जाती है और वादे के मुताबिक 1000 रुपये इनाम
लेते हैं। उसी समय पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपए मांगते हैं और धमकी देते हैं कि यदि रुपये ना मिले तो वे गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है और पठान के वेश में आए मेहता की नाटकबाजी वहीं खत्म हो जाती है। उस समय सब शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शिकार खेलने का कार्यक्रम भी बनता है। तब 3 टोलियां बनती है। पहली टोली में मेहता और मालती जाते हैं। मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता का इस ओर कोई आकर्षण नहीं है। मेहता को शिकार की चिड़िया पानी से लाकर एक जंगली लड़की देती है और दोनों को अपने घर तक ले जाकर अपने व्यवहार से वो बहुत खुश भी करती है, लेकिन इससे मालती ईर्ष्या करती है और वह मेहता की नज़रों में गिर जाती है। दूसरी टोली जो थी वो राय साहब और खन्ना साहब के बीच थी, जो मिल के शेयर के बारे में बातचीत होती है और राय साहब शेयर खरीदने की बात जो है वो टाल देते हैं। और तीसरी टोली जो है वो तनख्वाह और मिर्जा की है। मिर्जा एक हिरन शिकार करते हैं और हिरन को एक ग्रामीण युवक को देते हैं। सब मिलकर उस युवक के गांव में जाते हैं। खा पीकर खुशी से सारा दिन वहीं पर वो लोग बिता देते हैं। इधर होरी के घर पर गाय आ जाने से सब बहुत खुश थे। इतने में राय साहब को करिंदा कहता है कि नोखे राम बाकी लगान ना चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी पैसे का इंतजाम करने के लिए साहूकार झिंगुरी सिंह के पास जाता है। झिंगुरी सिंह की आंख जो है होरी के गाय पर थी। उसने गाय लेने का चक्कर चलाया और कर्ज ना लेकर लाचार होकर गाय बेचकर लगान चुकाने के लिए वह राजी भी हो जाता है और यहाँ तक कि जब धनिया मना करती है तो धनिया को भी वो राजी कर लेता है। रात को घर के भीतर उमस होने के कारण वो गाय को बाहर लाकर बांधता है और बीमार शोभा को देखकर लौटते समय गांव के पास हीरा को देखकर वो ठिठक जाता है। उसी रात उसकी गाय जो है वो मर जाती है। होरी धनिया को हीरा पर शक होने की बात भी बता देता है। तब धनिया जो है हीरा को गालियां देती है और सारे गांव में कोहराम मचा देती है। होरी भाई को बचाने के लिए सच को छिपाकर गोबर की झूठी कसम भी खाता है। जांच पड़ताल करने दरोगा जी जो है वो गांव में आते हैं। गांव के मुखिया लोग इस विपत्ति का फायदा उठाने के लिए हीरा पर जुर्माना लगाते हैं। कुर्की से बचने तथा परिवार की इज्जत बचाने के लिए होरी झिंगुरी सिंह से कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे लाता है, पर धनिया के कारण वह दरोगा को मिल नहीं पाता। दरोगा मुखिया लोगों के घर की तलाशी लेने की धमकी देकर उनसे भी रिश्वत के पैसे वसूल करके चला जाता है। गो हत्या करके पाप के डर से हीरा घर से भाग जाता है। होरी हीरा की पत्नी पुनिया का खेत संभालता है और बीच में 1 महीने तक वो बीमार भी पड़ जाता है। एक रात होरी कड़कती सर्दी में खेत की रखवाली कर रहा था कि धनिया वहां पहुंच जाती है और उसे बताती है कि 5 महीने का गर्भ लेकर झुनिया जो है घर में आ गई है। होरी तो पहले उसे निकाल देने की बात करता है, बाद में धनिया के बहुत समझाने पर उसे अपने घर में रखने का आश्वासन भी देता है। अब फिर पंचायत को होरी का गला दबाने का मौका मिल जाता है। झुनिया का एक लड़का होता है। बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का डांड भी लगाती है। धनिया तब पंचायत पर बहुत फुफकारती है, पर होरी झिंगुरी सिंह से अपना मकान रेहन पर रखकर 80 रुपये लेकर आता है और उसी 80 रुपये से वो उस डांट को वो चुकाता है। तो अब तक हमने इस उपन्यास के आधे भाग को देखा है। एक ही वीडियो में पूरे उपन्यास का सारांश भी कह पाना बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद झुनिया और गोबर क्या करते हैं, होरी झिंगुरी सिंह के मकान रेहन पर रख देने के बाद होरी किस प्रकार अपना गुजर बसर करता है, होरी अपनी बेटी सोना का विवाह कैसे करता है, किससे करता है, ये सब जानने के लिए इसके बाद का वीडियो जो है मैं लेकर आऊँगी, उसे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके बाद के वीडियो में मैं इसके बाद की जो अधूरी कहानी है मैं उसे लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।